तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मस्त होंगे और अपने आप में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी फेज़ 11 का जो एग्ज़ाम है आपका 27 और 28 जून को दो दिन में आपका 4 शिफ्टों में यानी कि 8 शिफ्टों में कंडक्ट हो चुका है। तो आज आपका बकरीद का छुट्टी है। आपका जो एग्ज़ाम है आपका कल 4 शिफ्टों का बाकी है, ठीक है। तो 8 शिफ्टों में 200 प्रश्न पूछे गए हैं तकरीबन जीके के। तो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले 200 प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग एसएससी सीजीएल एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, आज के इस मैराथन वीडियो का पहला जो प्रश्न है वह है कि सुषमा स्वराज राज्यश्री पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के उस समय जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा किया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो भी हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट योगदान देंगे उन जो महिलाएं देंगी उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपया की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस बात को भी आप जो कि याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर चल रही अंतिम बचत सेल के बारे में, जो कि दोस्तों आपका 27 से 30 जनवरी तक चल रहा था। इसका जो प्राइस है दोस्तों और भी डिक्रीज कर दिया गया है। जैसा कि टेक्स्ट बुक का ईयरली पास लेते हैं तो ये मात्र आपको 224 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं ईयरली वाला तो मात्र 314 रुपये में। साथ ही साथ कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलता है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका SSC का कर रहे हो, बैंकिंग का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, तो विशेष एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप इसमें दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो लीजिएगा तो इसमें एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों ज्ञात रहे कि ये जो प्राइस है आपका 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से फ्रेंड्स आपका ये जो प्राइस है आपका फिर से आपका 699 टेक्स्ट बुक पास प्रो का हो जाएगा। और आपका जो ईयरली जो पास प्रो है, ईयरली जो पास है उसका जो प्राइस है आपका दोस्तों 314 रुपये दोस्तों आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर प्राइस ले लीजिएगा, ठीक है। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि 2011 में गांव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। 2011 में दोस्तों आपका हुआ था क्या, जनगणना हुआ था, तो उसी के बारे में बताना है कि उसमें आपका 11 में गांव में रहने वाले की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण आबादी का कुल आबादी का कितना परसेंट था, तो 68.84% था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68.84% आपका हो जाएगा। इसके बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपका तो ये ग्रामीण हो गया, लेकिन शहरी आबादी का कितना प्रतिशत था। तो ये दोस्तों आपका 31.16% आपका क्या था, शहरी आबादी का प्रतिशत था। इसके अलावा 2011 के अकॉर्डिंग आपका पॉपुलेशन कितना था, तो 1210.2 मिलियन आपका पॉपुलेशन था, जिसमें गांव में रहने वाले की जनसंख्या का जो पॉपुलेशन है वो आपका 833.1 मिलियन था। और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें यानी कि शहरी, तो 377.1 मिलियन पॉपुलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसर जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में ये त्यौहार है जो कि क्यों मनाया जाता है। तो लोसर को बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए, खुशहाल नई शुरुआत के लिए मनाया जाता है, और ये बसंत का एक त्यौहार है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में नालियों का जो निर्माण है किस तरह के ईंट से होता था। तो इसका राइट आंसर है आपका पक्की हुई ईंट से होता था, भट्टी से निकाली गई पक्की ईंटों से किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भट्टी क्या होता है, तो आप लोग जब गांव से शहर, शहर से गांव या कहीं जाते आते होंगे तो एक दोस्तों आपका बड़ा सा एक आपका चिमनी दिखता होगा कहीं पर, ठीक है। वहाँ से दोस्तों आपका क्या निकलता होगा, धुआं निकलते रहता होगा, ठीक है। तो वो दोस्तों आपका उसी में आपका जो ईंट है उसको पकाया जाता है, ठीक है। ये इसी भट्टी में जो हो आपका पक्की हुई ईंट का निर्माण है जो कि होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहनाई को शादी से कॉन्सर्ट तक ले जाने का श्रेय है जो कि किसे दिया जाता है। इसका राइट आंसर बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां कौन थे, तो महान शहनाई वादक थे, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतों में से एक थे।
शादी के मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक सनाई ले जाने का जो श्रेय है बिस्मिल्लाह खान को ही दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज़ गेंदबाज कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपके यासिर शाह हो जाएंगे। यासिर शाह कहाँ के रहने वाला है, तो आपका नल्ला पाकिस्तान का ये रहने वाला लेग स्पिनर है। सबसे तेज़ 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज है जो कि बन गया है। ये जो कारनामा है ये आपका 33 टेस्ट में किया है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया के कैलेरी ग्रिमेट आते हैं जो कि 36 टेस्ट में 200 विकेट लिए थे। इसके बाद अपना देश का आर अश्विन आते हैं जो कि आपका 37 टेस्ट में 200 विकेट लिए हैं। इसके बाद डेनिस लिली 38 टेस्ट में, वकार यूनिस 38 टेस्ट में और आपका डेल स्टेन जो कि 39 टेस्ट में 200 विकेट लेने का नाम इनके आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था टेस्ट क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, आपसे पूछा गया था वह कि भारत में 2011 के मुकाबले पुरुष साक्षरता दर कितना है। ठीक है, यानी कि 2011 का जो आपका जनगणना हुआ था उससे संबंधित आपका साक्षरता दर आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 82.14% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर महिलाओं के लिए साक्षरता दर की बात करें तो महिलाओं का साक्षरता दर आपका 65.46% है। इसके अलावा देश में ओवरऑल साक्षरता कितना है, तो ओवरऑल साक्षरता दोस्तों आपका 74.04% है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका देश का हो गया, महिलाओं का हो गया और पुरुषों का हो गया। इसके अलावा टॉप पर देखें कि कौन सा भारतीय राज्य आपका टॉप पर है, तो टॉप पर दोस्तों आपका केरल राज्य है जहाँ की साक्षरता दर है 93.91%। ठीक है, यानी कि 100 लोग में तकरीबन 94 लोग वहाँ हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का आता है जहाँ की साक्षरता दर आपका 92.28% है। लक्षद्वीप के बाद बात करें तो मिजोरम का आता है जहाँ पर साक्षरता दर 9.58% है। तो ये दोस्तों आपका टॉप पर हो गया। लेकिन सबसे नीचे यानी कि बॉटम पर कौन सा राज्य है, तो बॉटम पर दोस्तों आपका कौन है, 20 से बॉटम होता है तो 20 से दोस्तों आपका बिहार जो राज्य है वो आपका सबसे नीचे है। वहाँ पर साक्षरता दर की बात करेंगे तो 63.82% वहाँ पर साक्षरता दर है। ठीक है, इसके अलावा बिहार की बात करेंगे तो बिहार के बाद आपका जिसका जो साक्षरता है आपका सेकेंड बॉटम वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा आपका थर्ड बॉटम यानी कि नीचे से तीसरा स्थान आपका राजस्थान का है। ठीक है, तो ये सभी आपका साक्षरता से संबंधित आपके फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को हम लोग साक्षर कहेंगे। ठीक है, ये भी तो होगा ही ना कि किस व्यक्ति को साक्षर कहेंगे। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है वो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तो वो साक्षर माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो आप हैं जो कि साक्षर हैं और आपका आयु है जो कि 7 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये आपका क्या है, साक्षरता दर का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, हो सके जब मीडियम लेवल बढ़ाया जाए तो आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा सेकेंड जो प्रश्न आपसे पूछा गया था जनगणना से वो पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो हमने ऊपर की वीडियो में ही डिस्कस किया था कि आपका केरल के बाद जो लक्षद्वीप का साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका क्या है, आपका सबसे ज़्यादा है। तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर साक्षरता दर कितना है, तो 92.28% है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम जो साक्षरता दर वाला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश था वो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका जम्मू कश्मीर था। ठीक है, इसके अलावा अगला है दोस्तों आपका कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सा है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरह नहीं था, ये था कि आपका अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, ये था आपका। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो ऑप्शन में दोस्तों आपका 2 नदी दिया गया था। एक का नाम आपका नर्मदा दिया गया था, दूसरा का नाम आपका ताप्ती दिया गया था। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि दोस्तों आपका अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की, तो निकलती कहाँ से है, तो ये दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी के अलावा सोन नदी भी आपका कहाँ से निकलता है, तो ये दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलता है। इसके अलावा एक आपका है जोहिला नदी, उसका भी जो उद्गम है वो भी फ्रेंड्स आपका कहाँ से है, तो ये दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से ही है। इसके अलावा ताप्ती नदी की बात करेंगे हम लोग, तो ताप्ती नदी भी दोस्तों आपका भारत के मध्य भाग में बहने वाली ही नदी है। ठीक है,
ये जो आपका नदी है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोस्तों आपका क्या है तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो नदियाँ हैं आपका पश्चिम से पूरब बहती है, लेकिन ये दोस्तों आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तभी जाकर आपका अरब सागर में ये नदियाँ हैं जो कि दोस्तों आपका जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आपकी ताप्ती नदी आ जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी का स्रोत कुंड मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित है और इस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर ही रिवर है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की बात करेंगे तो नर्मदा नदी को ही माना जाता है। ठीक है, तो इस फैक्ट्स को भी आप है जो कि याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों आपको बहुत बार बताए थे कि पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो दोस्तों आपको मात्र 2 ही विटामिन याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, ये दोनों जो विटामिन है आपका पानी में घुलनशील है। इसके बाद आपका जो भी विटामिन आएगा जैसे विटामिन सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, वो सभी विटामिन आपका वसा में घुलनशील होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में विटामिन सी दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा विटामिन बी भी आपका पानी में ही घुलनशील है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग विटामिन से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखें। तो देखिए पहला जो विटामिन है वो दोस्तों आपका विटामिन ए है, जिसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। ये किस में घुलनशील है तो विटामिन ए जैसा कि आपको बताएं वसा में घुलनशील है और इसके कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी होता है, इस बात को भी याद रखना है। विटामिन डी की बात करेंगे तो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ये भी विटामिन आपका वसा में घुलनशील है और इसके कमी से आपका सूखा रोग और अस्थि मूर्धता होता है। इसके अलावा विटामिन ई की बात करेंगे तो टेरोफेरोल्स वसा में घुलनशील विटामिन ये भी है और इसके कमी से कम उबरता होता है। विटामिन के की बात करेंगे तो फाइलोक्विनोन वसा में घुलनशील ही विटामिन है। खून का थक्का जमना की समस्या इस विटामिन की कमी के कारण ही होता है। बाकी जो विटामिन आपको बताए थे विटामिन बी, तो विटामिन बी में दोस्तों आपका बहुत सारा विटामिन है, जैसे विटामिन 1 है, विटामिन 2 है, विटामिन 3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है। ये सभी जो विटामिन है आपका किस में घुलनशील होगा तो पानी में घुलनशील होगा। बाकी इसके कमी से होने वाले रोग है तो आपको बेरी याद रखना है, विटामिन B1 की कमी से होता है और थायमिन इसका नाम है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी को आप एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और पानी में घुलनशील विटामिन है जैसा कि आपको बताएं और इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो मौलिक कर्तव्य यह आपका अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा 51 का क हो जाएगा। इससे लिया कहाँ से गया है तो तत्कालीन सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसे जोड़ा कब गया था तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग 4A में रखा गया था। अनुच्छेद की बात हम लोग कर लिए। इसके अलावा मूल रूप से यानी कि जब जोड़ा गया था तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, उसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन सा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि 51 के क में 51 के क के ए में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 51 के क के बी में कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार करके आपसे प्रश्न जो कि पूछा जाता है तो देख लीजिए 51 के क के ए में जो मौलिक कर्तव्य है वो है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों अनुयायी, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। ये दोस्तों का आपका 51 का क सब क्लोज ए में आता है। उसी तरह सब क्लोज बी में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए उनका पालन करना आता है। उसके अलावा 51 सी में 51 के क के सी में, ठीक है, हम 51 सी बोलेंगे, आपको 51 का क का सी समझना है। ठीक है, तो 51 के सी में भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता की रक्षा, उसको छून रखें, यह आपका सी में आता है। डी में आपका देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा के बारे में जानें, यह आपका डी में आता है। इसके अलावा ई में आपका भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना निर्माण किया जाए, यह आपका डी में आता है। एफ में आपका हमारी सांस्कृतिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व का संरक्षण करना एफ में आता है। वहीं में जी में आपका प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। एच में आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसके अलावा आई में आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित स्थान, हिंसा से दूर रखना है। इसके अलावा जे में आपका व्यक्तिगत और सामूहिक
समूह के सभी क्षेत्रों के उत्थान की ओर से विकास की सतत प्रयास किया जाए, जिस राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ती उपलब्धि की नई ऊंचाई प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो अंतिम है आपका के है वो आपका जोड़ा गया था कब, आपको बता दिए क्या है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपका प्रश्न है जो कि पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, जीडी में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है देखिए, जगन्नाथ से क्या संबंधित प्रश्न आया था ये पता नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन में जगन्नाथ आया था। कोई बोल रहे हैं कि जगन्नाथ का जो आपका संबंध है वो किस नृत्य शैली से है, या कोई बोल रहे थे कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो इसका जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आपका उड़ीसा ही होगा। ठीक है, अगर नृत्य पूछे तो उड़ीसी होगा, राज्य पूछे तो उड़ीसा होगा। ठीक है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है तो उड़ीसी से है। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा आपको निकलता है, यह एक हिंदू त्यौहार है जो कि प्रत्येक वर्ष उड़ीसा की पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है आपको मिल गया होगा, हम आपसे आशा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आपका ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नहीं, कंफर्म थोड़ा सा नहीं है, तो आप लोग बताइएगा पूछा गया था या नहीं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा गया होगा इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन संस्थापक कौन था ओवरऑल, तो आपका 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था किसकी याद में, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसके अलावा इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जितल आरंभ किया था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जो टका है वो किस धातु से संबंधित है, जो चांदी का किसने शुरुआत किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत के जो शासक है, जो एक है आपका मामलुक वंश, जिसे कि गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था, 1290 तक चला था। इसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414। इसके अलावा सैयद वंश आता है 1414 से 1451। इसके बाद आपका अफगान लोदी वंश आता है जो कि अंतिम होता है 1451 से 1526। ठीक है, 1526 में आपको मालूम होगा क्या होता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, किसके बीच होता है, तो बाबर के बीच होता है, और किसके बीच होता है, तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, तो इसके बाद बाबर है जो कि इस युद्ध में विजेता बनता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है 1526 ईस्वी में ही। तो इस प्रकार रिलेट करके आपको है जो कि याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने आपका दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किया था। ठीक है, तो सैन्य अभियान प्रारंभ करने वाला आपका अलाउद्दीन खिलजी था। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तुरंत शुरू हुआ था और मोहम्मद तुगलक के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आपका कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है। एक था आपका मिट्टी का अपरदन, दूसरा था जीव, तीसरा था छोटे जीव, चौथा ऑप्शन मिसिंग है, मिल नहीं पाया है, तो मिट्टी का अपरदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुल्तानगंज का मकबरा है जो कि किसने बनवाया था, तो सुल्तानगंज का जो मकबरा है वो बना था आपका 1231 में। शाब्दिक अर्थ होता है गुफा का सुल्तान। यह मकबरा आपका इल्तुतमिश ने बनाया था, किसकी याद में, तो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था आपका नसरुद्दीन मोहम्मद, उसी का समाधि है 1231 में बनाया था, और फाइनली लैंडस्केप ऑफ दिल्ली के लिए नागल देवंत में बनाया गया था। ठीक है, स्थित कहाँ पर हो जाएगा, तो आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको याद रखना है। अगला है केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इनका जो संबंध है बहुत फेमस क्वेश्चन था, आपको बता भी चुके हैं, बहुत बार प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन को हम शामिल किए थे। तो उड़ीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि आपको मालूम होगा, उसी से संबंधित है आपका केलुचरण महापात्र। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। इससे संबंधित कलाकार की बात करेंगे तो रुक्मणी देवी जी हैं। इसके अलावा बाल सरस्वती जी हैं, पद्म सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका भरतनाट्यम से है। इसके अलावा कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, हरिनुमा कुमार, ये सभी आपका कुचिपुड़ी से है। सतरिया नृत्य से आपका असम से संबंधित है। रजुमोनी श्रीमान शंकर देव आपका सतरिया नृत्य से संबंधित है। तो ये चार जो आपका हो गया अभी शास्त्रीय नृत्य आपका, जैसे कि आपका 4 हो ही गया है, तो 4 को और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके अलावा एक आपका आता है मणिपुरी। ठीक है,
तो मणिपुरी आपका मणिपुर का है और गुरु विपिन सिंह को इसको याद रखना है, ठीक है। गुरु विपिन सिंह का संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो अगला जो नृत्य है वो कौन सा है, तो आपका केरल का है। केरल का दोस्तों आपका 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक है आपका मोहिनीअट्टम है, ठीक है, एक है आपका मोहिनीअट्टम, दूसरा है दोस्तों आपका क्या है, तो आपका कथकली। तो ये दोस्तों आपका दोनों आपका कहाँ का है, तो आपका केरल का है। एक आपका बच गया है तो वो आपका कौन है, तो ये दोस्तों आपका कथक है, जो कि आपका बिरजू महाराज से संबंधित हैं और इनका जो संबंध है यूपी से है, ठीक है। तो इससे इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला है कि किस भारतीय पुरुष कलाकार को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका AR रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। AR रहमान को आपका जो ग्रैमी पुरस्कार है, 2 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिला है। पहला तो आपका स्मॉलडॉग मिलीनियर के लिए मिला था, दूसरा पुरस्कार आपका बेस्ट कंपाइलेशन साउंड ट्रैक के लिए मिला था, लेकिन इनको आपका स्मॉलडॉग मिलीनियर के लिए आपका ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आपका ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इनसे पहले भी पंडित रविशंकर को मिल चुका है, जाकिर हुसैन को मिल चुका है, बिक्कू विनायक, विश्व मोहन भट्ट को मिल चुका है, ठीक है। मोजार्ट ऑफ मद्रास, ठीक है, ये दोस्तों आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका AR रहमान को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ही हम आपको इसमें क्या किए हैं, रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रहे हैं। पहला तो आपका 1886 में कोलकाता में, जो कि आपका कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा INC की स्थापना 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसके बाद मुंबई में हुआ था, किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है, A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। इसके अलावा पहला अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। सेकंड का दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद 1893 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। 1906 में फिर कोलकाता का हुआ था। इन तीनों में आपका दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। इसके अलावा स्वराज पाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें भारत के सबसे बुजुर्ग पुरुष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में अक्टूबर-नवंबर के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हम्पी डांस फेस्टिवल, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हम्पी डांस फेस्टिवल इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासनकाल के बाद आपका अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच मनाया जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन में दोस्तों आपका कंबाला दिया गया था, ठीक है, कंबाला भी दिया गया था। ये भी दोस्तों आपका कर्नाटक का ही त्यौहार है, ठीक है, कर्नाटक का ही त्यौहार है, ये आपका मनाया जाता है, ये आपका वार्षिक उत्सव है। लेकिन ये दोस्तों आपका मार्च और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मार्च और नवंबर के महीने में मनाया जाता है, ना कि आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो भैंस का दौड़ होता है 2 दिन की अवधि तक, ठीक है। अगला है कि रानी गाई दिनुले किस आंदोलन से संबंधित है, तो हरिका रिलीजियस मूवमेंट आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई इन्हें ही कहा जाता है, नागालैंड के लक्ष्मीबाई। इसके अलावा इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था। 1982 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी, ठीक है। तो पहले नाम आपका गाई दिनुले था, लेकिन रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। एक क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो एक सपाट सतह पर घटना के अर्धगोलाकार क्षेत्र से सौर विकिरण को मापता है उसे क्या कहा जाता है, तो पायरोनोमीटर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पायरोनोमीटर का जो उपयोग है हम लोग किस लिए कहते हैं, तो ये प्रकार का एक टिनोमीटर है जिसका उपयोग समतल सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पायरोनोमीटर एक प्रकार का रिमोटिक सेंसिंग थर्मोमीटर है, ठीक है। ये तो आपका पायरोनोमीटर की बात हो गया है। एक है आपका पायरोमीटर, ये दोस्तों आपका रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तु के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। मौसम की बात करें तो मौसम को किस यंत्र से नापा जाता है, तो तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है वातावरण में ताप की स्थिति। इसके अलावा अगला है आपका क्वेश्चन
कि तीसरा पुरुष भारतीय जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में सुमित नागल दिया गया था, जो कि 100% राइट आंसर है। सुमित नागल ओलंपिक में सिंगल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने थे। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन पहले भारतीय कौन थे, सेकेंड भारतीय कौन थे, ये मन में आपके सवाल उपज रहे होंगे। तो पहले भारतीय थे आपका जीसन अली, जिन्होंने सियोल ओलंपिक में, ठीक है, सियोल ओलंपिक में 1988 में हुआ था टेनिस पुरुष एकल स्पर्धा में पराग्वे के विक्टो कावालेरो को हराया था। तो जीसन अली फर्स्ट बने थे। उसके बाद आपका सेकेंड लिएंडर पेस ने ब्राज़ील के फर्नांड मेलिजिनी को हराकर अटलांटा ओलंपिक 1996 में कांस्य पदक जीता था। तो सेकेंड आपका लिएंडर पेस हो गया। थर्ड तो आपका सुमित नागल जी हो ही गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका किस सुधा सिंह पद्म अवार्ड से सम्मानित है, वो किस खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुधा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी ऐसी आपकी शख्सियत है जिसे कि अर्जुन पुरस्कार और आपका पद्म अवार्ड दोनों से सम्मानित किया जा चुका है इनको। ठीक है, इसके अलावा सुधा सिंह के बारे में हम लोग बात करेंगे तो भोपाल और कोची में 2008 में सीनियर फेडरेशन कप ओपन नेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा चीन में 2009 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड में रजत पदक जीती हैं। इसके अलावा ग्वांझू में 2010 में आपका एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, जापान में 2011 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक, पुणे में 2013 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक और भुवनेश्वर में 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और आपका जकार्ता 2018 में एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल कर चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये आपका 2020 का क्वेश्चन था। तो ठीक है, ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया था। तो चावल उत्पादन में भारत विश्व में, ठीक है, चावल उत्पादन में भारत विश्व में आपका दूसरा स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला पे कौन है, तो पहला पे दोस्तों आपका कौन है, तो आपका चीन है। ठीक है, पहला पे तो दोस्तों आपका कौन है, चीन है। इसके अलावा हम लोग बात करें तीसरा पे कौन है, तीसरा पे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, चौथा पे कौन है, चौथा पे हमारा जो पड़ोसी देश है आपका बांग्लादेश है। और पाँचवा पे आपका कौन है, तो वियतनाम है। ये पांचों को याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यों में बात करेंगे तो राज्यों में पहला आपका पश्चिम बंगाल है, सेकेंड आपका यूपी है, थर्ड आपका एपी है यानी कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो पूछा गया था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है, यानी कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन इसके आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वो क्या करते हैं। तो सरकार को आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं। ठीक है, और भारत का केंद्रीय बजट पेश होने से पहले संसद में पेश किए जाने वाले भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो आपको जैसा कि मालूम होगा जब आपका केंद्रीय बजट पेश किया जाता है तो उसके पहले, ठीक है, एक दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, वो आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो उसकी जो तैयारी का जो जिम्मा होता है वो आपका किनके पास होता है, तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पास होता है। वर्तमान में है कौन, तो वी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय जो बजट है ये प्रस्तुत कौन करता है, तो केंद्रीय बजट भारत के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, वर्तमान में कौन है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो इस सभी अक्षरों को आपको याद रखना है। और इसका जो अनुच्छेद है मतलब केंद्रीय बजट का, ठीक है, बजट नाम का कोई शब्द आपके भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, इसके जगह आपका जो आपका सेंटेंस लिखा गया है वह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका जो संबंध है वह आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 से है। ठीक है, तो इसको भी आप जो कि याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको हम लोग एक बार देख लें। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये दोस्तों आपके कौन हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भी हाल ही में अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो अजय बंगा, ये कल आपका यूपीएससी का जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों एक प्रश्न है जो कि पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा
नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ है जो कि वी सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है, पहले आपके परमेश्वरन अय्यर जी थे, उनके स्थान पे वी सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। बात कर लेते हैं नीति आयोग का, तो नीति आयोग का जो स्थापना है आपका 2015 में हुआ था। किस आयोग किस जगह पर, तो योजना आयोग के। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी आप याद रखिएगा, ये कौन है, तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पीएम हो गया। सीएम की बात करें तो वी सुब्रमण्यम है, स्थापना 2015 में हुआ था। ठीक है, किसके साथ में, तो योजना आयोग के स्थान पर। इसके आगे संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 65वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका रुचिरा कंबोज है। ठीक है, रुचिरा कंबोज है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है, अभी हाल ही में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो यूट्यूब के नए सीईओ कौन हैं, तो बनाए गए हैं, तो नील मोहन जी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो नील मोहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। ठीक है, जीएसटी की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 2017 दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी का फुल फॉर्म की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स उसका आपका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। 2017 में इसको लाया गया था 1 जुलाई को। इसके अलावा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और उस समय जो भारत के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, जैसे कि आज आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, तो जब जीएसटी आया था 2017 में, तो उस समय के जो वित्त मंत्री हैं वो आपके अरुण जेटली जी थे। ठीक है, इनका है जो कि मृत्यु हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कर 2 प्रकार का होता है, एक आपका प्रत्यक्ष होता है, एक आपका अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कर है जो कि डायरेक्ट आपसे लिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हो गया। अप्रत्यक्ष कर है जो कि आपसे नहीं लिया जाता है, आपसे ही लिया जाता है लेकिन वो आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे आप जीएसटी देते होंगे, कोई सामान लेते होंगे तो उस पर आपको जीएसटी लगता होगा लेकिन वो आपसे लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कर संग्रह की वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है। कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं, तो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी को 101वां संवैधानिक यानी कि 101 संशोधन आपका लाया गया था 2016 में, उसके माध्यम से ही आपका ये पेश किया गया था संसद में। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गुप्त वंश के संस्थापक डैश थे। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या हो जाएंगे, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का ही शासक था, व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप लोग 12 पढ़ते होंगे, एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये आप लोग देखते होंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत में भी देखते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था संस्थापक लेकिन इल्तुतमिश था वास्तविक संस्थापक। उसी तरह गुप्त वंश में भी एक आपके संस्थापक हैं श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो राज्याभिषेक है 320 ईस्वी में हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। इसके अलावा एक है समुद्रगुप्त जो कि दोस्तों गुप्त वंश के शासकों की सबसे बड़ी माना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है जो कि कभी हारा ही नहीं था। ठीक है, जितना भी युद्ध किया है सब में ये आपका समुद्रगुप्त है जो कि जीता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन की संज्ञा इसे दिया गया है, लेकिन दिया किसने है, तो स्मिथ ने दिया है। ठीक है, वी स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर पूछ दिया जाए। इसके अलावा प्रमुख राजवंश और संस्थापक उसके राजधानी की बात करें जो कि हर समय आपका हर ट्रिप में देखा ही जाता है, हर एग्जाम में, तो पहला है हर्यक वंश जिसकी स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। ठीक है, इसके राजधानी की बात करेंगे तो राजगीर है। इसके बाद आता है मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा शुंग वंश की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग स्थापना किया था, पाटलिपुत्र राजधानी था। सातवाहन वंश की बात करेंगे तो सिमुक। ठीक है, स से सातवाहन, स से सिमुक आपके संस्थापक थे। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी था, दूसरा आपका शायद मथुरा था। ठीक है, इसके अलावा गुप्त वंश जो कि अभी की सीट में आपका आया था,
इसके संस्थापक आपके कौन हैं? श्रीगुप्त हैं, और इसका राजधानी है जो कि पाटलिपुत्र था। इसके अलावा एक है आपका वर्धन वंश, ठीक है, इसकी स्थापना पुष्यवृत्ति ने किया था, जिसके महान शासक हर्षवर्धन हैं, ठीक है। उसका जो आपका राजधानी है पहले तो थानेश्वर था, फिर बाद में आपका कन्नौज हो गया था। गढ़वाल वंश की राजधानी की बात करेंगे तो चंद्रदेव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, कन्नौज इसकी राजधानी थी। इसके अलावा पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत का वंश था, तो पल्लव वंश की जो स्थापना है सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। चालुक्य वंश की बात करेंगे तो जय सिंह प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, वातापी इसकी राजधानी है। राष्ट्रकूट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में आपका आ सकता है। दंती दुर्ग इसकी स्थापना किया था, और मान्यखेड़ क्या है इसकी राजधानी थी, ठीक है। गुलाम वंश जो कि आपके सेकेंड शिप में आया था, फर्स्ट शिप में आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, तो इसकी स्थापना किया था, और इसकी राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा खिलजी वंश की भी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। चोल वंश की स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने किया था। ये भी प्रश्न आपका क्या है, कल के UPSSC वीडियो में जो री एग्जाम हुआ है उसमें देखा गया है, ठीक है। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने किया था। इसके अलावा पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था, और चौहान वंश की स्थापना आपका वासुदेव ने किया था। इसके अलावा एक है आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका किसने किया था, तो बता दीजिए, बाबर ने किया था, ठीक है। तो ये सभी संस्थापकों के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी PDF में भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। एक आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 है जो कि किससे संबंधित है। प्रश्न का लैंग्वेज है जो कि चेंज था, आपका अनुच्छेद ऑप्शन में दिया गया था, बाकी जो स्टेटमेंट था वो आपका क्वेश्चन में था, ठीक है। तो उससे मतलब ही क्या है, हम लोग को नॉलेज चाहिए। तो अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता देता है। कौन सा, अनुच्छेद 28। बात करेंगे अनुच्छेद 28, तो ये आपका मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आता है। जैसा कि 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं, उसमें से एक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आपका आता है या गारंटी देता है। जिसमें से अनुच्छेद जो 25 है वो आपका अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो ये सभी आपके अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था, शरद कमल किस खेल में ओलंपिक में मेडल जीते हैं या ओलंपिक में भाग लिए हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है शायद शरद कमल ने ओलंपिक में मेडल जीता ही नहीं है, तो ओलंपिक में भाग तो जरूर लिए हैं। तो इनका जो संबंध है आपका टेबल टेनिस से था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा। बात करें शरद कमल की तो 2019 में इन्हें भारत के जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो भारत में आपका पहला नंबर पे आता है भारत रत्न, ठीक है, दूसरा आपका पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण, चौथा आपका पद्मश्री आता है। तो 2019 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2022 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। तो खेल रत्न क्या है, पहले था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये आपका 2022 में इन्हें मिला है। इसके अलावा 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि खेल के अवार्ड में दिया जाता है। इसके अलावा अचंता शरद कमल ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना तीसरा गोल्ड जीता था, ठीक है। तो बर्मिंघम का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था टेबल टेनिस में, ठीक है। ये आपका 2022 में हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है कि बुलंद दरवाज़ा है जो कि किस मस्जिद में स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा की बात करेंगे तो बुलंद दरवाज़ा यानी कि विजय का द्वार, ठीक है, विजय का द्वार कहा जाता है, आगरा के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसे 1602 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में मनाया था। और यह फतेहपुर सिकरी में जो जामा मस्जिद है का प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो आपका जामा मस्जिद फतेहपुर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता की बात करेंगे तो पहला जो विशेषता है आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था, इसका जानकारी तो मुझे अभी तक नहीं लग पाया है। बाकी जो इसकी जो विशेषता है मुख्य उसको हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। पहला तो है कि विसर्ग की अनुपस्थिति होती है। दूसरा है कि विस्तृत और उभरी घाटियों का निर्माण होता है। तीसरा है उनकी जो वहन क्षमता होता है वह आपका बहुत ही कम होता है। और इससे संबंधित जो नदियां हैं गोदावरी हैं, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है और आपका दामोदर है, ठीक है। तो ये सभी जो नदियां हैं आपका प्रायद्वीपीय नदी है। इसमें से आपका नर्मदा और ताप्ती जो नदी है आपका फर्स्ट में ये पूछा गया था कि कहाँ जाकर गिरती है। तो ये दोस्तों आपका गिरती है अरब सागर में। निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है जो नर्मदा नदी है वो दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी का ही भाग है, उससे दोस्तों आपका नर्मदा नदी निकलती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो नदी है आपका नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है। तो मरियप्पन थंगावेलु की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है। तो पैरा एथलेटिक्स का राइट आंसर हो जाएगा। उच्च जंपर यानी कि हाई जंपिंग ये करते हैं। और 2016 में आपका रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो आपका 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और मरियप्पन थंगावेलु एक पैरा ओलंपिक ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पैरा एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असूटेबल बॉय, ठीक है। देखिए एक स्टूडेंट कह रहे थे ए सिंपल बॉय पूछा गया था, ठीक है। तो ए सिंपल बॉय नामक जो कोई पुस्तक दोस्तों हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है। तो एक पुस्तक इसी से मिलता जुलता है असूटेबल बॉय, ठीक है। तो ये दोस्तों हम क्वेश्चन को कंफर्म नहीं करते हैं कि ये पूछा गया था या नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो असूटेबल जो बॉय है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ, ठीक है। अगर पूछा गया हो तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि निम्नलिखित में कौन फास्टिंग एंड फीस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं अनीता देसाई जी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका अनीता देसाई हो जाएगी। फास्टिंग एंड फीस्टिंग भारतीय लेखिका अनीता देसाई जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जिसे पहली बार वर्ष 1999 में ग्रेट ब्रिटेन में चंटो एवं विडस द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1999 में कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, किसे, अनीता देसाई के, जो कि फास्टिंग एंड फीस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ये सभी क्वेश्चन जो कि आपका बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो लक्षद्वीप है जो कि आपका सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला क्या है, तो आपका है, ठीक है, साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका भारत का साक्षरता दर 0.4% है। इसके अलावा पुरुष की बात करेंगे यानी कि मेल की, तो मेल की साक्षरता दर आपका 82.14% है। उसके अलावा फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का जो साक्षरता दर है वो आपका 65.46% है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो साक्षरता राज्य है वो आपका कौन है, तो दोस्तों आपका केरल है, जहाँ पर साक्षरता दर आपका 93.91% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला तो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। इसके अलावा केरल के बाद आपका राज्यों में बात करें तो मिजोरम आता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि आपका दादर नागर हवेली की साक्षरता दर है जो कि सबसे कम है, ठीक है। तो इसको भी आप है जो कि याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये थोड़ा सा आपका कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अगर पूछा गया होगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 11,297, ठीक है, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये निकाला कैसे जाता है, तो मान लीजिए कि ये आपका 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का ये क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका कितना लोग निवास करते हैं, मान लीजिए इसमें आपका 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6, 7, 8, ठीक है। मान लीजिए 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें 8 लोग हैं जो कि निवास कर रहे हैं। ये जो 8 लोग जो निकल के आए इस
क्षेत्र का आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो दिल्ली है, जितना आपका दिल्ली फैला हुआ है उसमें आपका 11,297 लोग निवास करते हैं, तो दिल्ली का आपका जनसंख्या घनत्व आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में पोलियो मुक्त भारत का लक्ष्य है जो कि किस वर्ष तक रखा है, तो आपका 2025 तक रखा है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2025। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की राशि कितनी फिक्स की गई है। ऑप्शन में आपका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख आपका ऐसे करके ऑप्शन है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण है जो कि बैंकों के जरिए प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया था सतलज नदी है जो कि कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो सतलज नदी ऑप्शन में आपका राक्षस ताल दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राक्षस ताल दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया हो जाएगा। ऑप्शन में आपका गोमुख भी दिया गया था जो कि आपका ये आपका गलत होगा, गोमुख आपका नहीं होगा, गोमुख से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। इसका जो पुराना नाम है आपका सतुद्री है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या है या सतुद्री नदी किस नदी का पुराना नाम है, तो आपका सतलज नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई आपका 1450 किलोमीटर है। ठीक है, इस लंबाई है। इसके अलावा इस नदी के ऊपर बहुत सारे बांध भी बने हुए हैं, जैसे कि कोल बांध हो गया, बाखरा नागल बांध हो गया, बसपा जल विद्युत परियोजना हो गया, नाथपा झाकड़ी परियोजना हो गया। ये सभी जो आपके बांध है, ये परियोजना है, इसी नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो सतलज नदी है, जैसा कि पंजाब के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पंजाब आपका 5 नदियों का संगम है। ठीक है, आपके नाम से ही दिख रहा होगा पंच प्लस जाब। ठीक है, तो वो 5 नदियाँ कौन कौन सी है, चिनाब है, झेलम है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ आपका ये है। तो सतलज नदी आपका पंजाब में भी बहता है और पंजाब के जो 5 नाम हैं नदियों के उनमें से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख नदियों की हम लोग देखें कि उसका जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो फर्स्ट पर आता है आपका गंगा। ठीक है, गंगा जो नदी है उसका जो उद्गम है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में और बता दें कि इसका जो मिलन स्थल है गंगा नदी का, 2 नदियाँ दोस्तों आपका आता है अलग अलग क्षेत्रों से। गोमुख से ही एक नदी निकलती है और एक नदी भी और आती है, वो नदी का नाम है आपका अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, इस नदी एक नदी का नाम है अलकनंदा और एक नदी का नाम है आपका भागीरथी। ठीक है, ये 2 नदियाँ आकर एक पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, तो देवप्रयाग कहलाता है। इसी देवप्रयाग में जब ये 2 नदियों का संगम होता है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका सिंधु नदी। ये आपका कहाँ से निकलता है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याब हिमनद से उत्पन्न होता है। रावी नदी की बात करेंगे तो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से उत्पन्न होता है। ब्यास नदी की बात करेंगे रोहतांग दर्रे के स्थित आपका ब्यास कुंड से उत्पन्न होता है। झेलम नदी की बात करेंगे तो कश्मीर के बेरीनाग के पास शेषनाग झील से झेलम उत्पन्न होता है। यमुना की बात करेंगे तो यमुना बंदरपुच के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्पन्न होता है। चंबल नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मऊ के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा सोन नदी की बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। नर्मदा नदी भी आपका इसी पहाड़ी से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ये पहाड़ी आपका कहाँ पर है, तो एमपी में है। ठीक है, इसके अलावा ताप्ती नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में आप लोग को बता दें, या आज के फर्स्ट ईयर में भी आपका आया था कि ये दोनों नदियाँ हैं आपका कहाँ जाकर गिरता है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है। इस बात को भी है आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा महानदी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है। गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो ये सभी आपके प्रमुख क्या थे, नदी थे जिसके उद्गम स्थल आपको जानना ही चाहिए था। ठीक है, अगला है कौन से व्यक्ति है जो कि ब्रह्म समाज से संबंधित है। ठीक है, कौन से व्यक्ति है जो कि आपका ब्रह्म समाज से संबंधित था। ऑप्शन में आपका राजा राम मोहन राय दिया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम
मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कब किए थे, तो ये आपका 1828। ठीक है, 1828 ईस्वी में आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, इसके अलावा ये आपका बंगाल पुनर्जागरण के दौरान एक ईश्वरवादी सुधारी हिंदू आंदोलन है के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे राजा राम मोहन राय जी का, तो इन्होंने आपका सती प्रथा जो था इसका अंत आपका करवाया था कौन, आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, तो 1829 को। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत है जो कि किया था, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हुबाली कॉल्ड इन कर्नाटक। ऑप्शन में मुहर्रम दिया गया था, कृष्ण बर्थ दिया गया था, दशहरा दिया गया था, होली दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुहर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 370 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि पीसीएस कोई अधिकारी है उसको हटाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 317 था। ठीक है, अनुच्छेद क्या था, 317 था। आयोग की सदस्य पद मुक्त करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आयोग के सदस्यों को कथित दुराचार के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 317 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपका किस घराने से है। ठीक है, तो भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो उनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका किराना घराना से है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किराना घराना से हो जाएगा। भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो 1972 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, 1999 में इसे पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा 2008 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से दिया गया था। ठीक है, तो 2008 में भारत रत्न, 2072 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ कि ये आपका जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दोस्तों आपका 4 है। पहला स्थान पे भारत रत्न, दूसरा स्थान पे आपका पद्म भूषण, तीसरा पे पद्म विभूषण और चौथा पे पद्मश्री। तो पद्म भूषण ही नहीं दिया गया है, बाकी इनको क्या दिया गया है, सभी आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला पूछा गया था सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है। ठीक है, तो लिपिड व प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका लिपिड्स भी ओनली दिया गया था, ओनली लिपिड्स। ठीक है, इसके अलावा लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन दिया गया था। ठीक है, एक ऑप्शन आपका लिपिड व प्रोटीन का भी था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ अ मॉडर्न डांस। ठीक है, तो मॉडर्न डांस के जो पिता हैं किसे कहा जाता है, तो उदय शंकर। ठीक है, उदय शंकर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न डांस कहा जाता है। इसके अलावा उदय शंकर की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर जो थे, ठीक है, जो सितार वादक थे में भी, तो उनके ही बड़े भाई कौन है, उदय शंकर। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन है। ठीक है, यानी कि शायद आपका मार्टिन गप्टिल का स्थान पूछा था। मार्टिन गप्टिल 3000 रन बनाने वाले कौन से नंबर के हैं। ठीक है, तो देखिए 3000 रन बनाने वाले दुनिया के जो बेहतरीन बल्लेबाजों में से हैं, पहले स्थान पे कौन है, हमारा किंग कोहली, विराट कोहली हैं। ठीक है, इसके अलावा मार्टिन गप्टिल का जो स्थान है वो आपका सेकंड है, जो कि आपका कहाँ का है, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे स्थान पे आपका कौन है, तो हमारे रोहित शर्मा जी हैं, जो कि 3000 रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन है, विराट कोहली है, सेकंड पे आपका मार्टिन गप्टिल है, तो सेकंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा है, जो कि आपका क्या है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा मिल नहीं पाया ठीक ढंग से, फिर भी पूछा गया था। बता देते हैं कि ए लॉन्ग, ठीक है, ए लॉन्ग ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स। ठीक है, ए लॉन्ग सैंड्स ऑफ ग्रेवल्स इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या गया था, पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया था इसकर। ठीक है, ऑप्शन में इसकर दिया गया था, दूसरा आपका डून दिया गया था, तीसरा आपका दिया गया था वो रोल दिया गया था। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन और भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका एस्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्कर एल्सो कोड एज ऑसर एंड एसर इज लॉन्ग वाइंडिंग रिज ऑफ स्ट्रेट फील्ड सैंड एंड ग्रेवल एसोसिएटेड विथ फॉर्मर ग्लेशियर। ठीक है, तो एस्कर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पुष्यमित्र शुंग है, इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन में आपके गुप्त दिया गया था, शुंग दिया गया था, मैत्रक दिया गया था और मौर्य दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका शुंग राजवंश, इसका आप क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे
तो शुंग राजवंश के संस्थापक थे और पुष्यमित्र शुंग प्राचीन भारत के शुंग राजवंश का एक राजा था। वो शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा था। इससे पहले बात करें तो ये आपका इससे पहले आपका मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। शुंग राजवंश से पहले तो उसी में आपका क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे आपके बृहदत्त, उसको दोस्तों मारकर, ठीक है, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने आपका शुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो जैसा कि हमने दोस्तों आपको कल एक चार्ट के माध्यम से बताया था सभी राज्यों के संस्थापक और उससे संबंधित आपके राजाओं के बारे में कि किसने किसने स्थापना किया है। यहाँ जैसा कि आपको बताए थे कि हर एक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, जो कि आज पूछा गया है। सातवाहन की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। गुप्त राजवंश, जो कि दोस्तों आपका कल पूछा गया था, तो हमने आपको बोला था कि हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न है जो कि यहाँ से देखे जाएंगे। तो आज आपका शुंग वंश पूछ दिया गया है। तो गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त जी के द्वारा किया गया था। वर्धन वंश की स्थापना आपका पुष्यवती के द्वारा किया गया था। इसके जो प्रमुख राजा हुए वो दोस्तों आपका हर्षवर्धन हुए, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसके अलावा गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा किया गया है। पल्लव वंश की स्थापना की बात करेंगे तो सिंह विष्णु के द्वारा किया गया है। चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम के द्वारा। राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया है। इसके अलावा गुलाम वंश की स्थापना, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे अगर पूछ दिया जाएगा तो वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इल्तुतमिश आपका वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद आपका खिलजी वंश आता है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इसके जो प्रमुख राजा थे वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद ही शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, दोनों आपके आपस में चाचा भतीजा के रिलेशन में थे। ठीक है, इसके अलावा तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। लोधी वंश, जो कि इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था, जिससे कि बाबर हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था 1526 में, आपको मालूम होगा। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा। बहमनी वंश की स्थापना हसन और गंगू, दो भाई थे, उनके द्वारा किया गया था। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा। और चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको आराम से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता कि हमारे द्वारा दोस्तों एक नया इनिशिएटिव चालू किया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका ऑनलाइन क्यूज का है कि घर बैठे आप लोग ऑनलाइन क्यूज दे सकते हैं। प्रयास ऑनलाइन क्यूज के नाम से ये क्यूज आपको चलेगा। ये क्यूज मुख्यतः जो आगामी जो आपके एग्जाम है CGL और CSL दोनों को ध्यान में रखकर करवाया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका GS के 25 प्रश्न रहेंगे और आपका इंग्लिश के 25 प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का क्यूज आपका मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे दोस्तों आपका रात्रि 9 बजे ये क्यूज आपका आयोजित करवाया जाएगा। इस क्यूज का जो वैलिडिटी है आपका CHL एग्जाम तक रहेगा, यानी कि अगस्त तक रहेगा। और पूर्णतः TCS के नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको इस क्यूज में देखने को मिलेंगे। ये क्यूज दोस्तों आपका 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा। इसका जो शुल्क है मात्र 49 रुपये रखा गया है, यानी कि 1 रुपये में आप 2 दिन क्यूज दे सकते हैं। और इस पर आप ज्वाइन होने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ पर आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से पता कर लीजिए और भी इसके बारे में जानकारी। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में आपका सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय, हेमचंद्र घोष दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो ये दोस्तों आपका 1939 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। यह एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था, तो पश्चिम बंगाल में किए थे। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1940 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों INC की बात कर लेते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना है आपका 1885 में दोस्तों आपका हुआ था। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों आपका किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप आपका हुआ था 2021-22 वाला, वो कौन सी टीम जीती थी, ये नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि जो भी टीम आपका जीती है उसका कितनावा खिताब है, यानी कि कितना बार वो खिताब जीती है। ठीक है, तो अंडर 19 2021 का जो खिताब है वो जीता कौन था, तो दोस्तों आपका भारत जीता था। लेकिन पूछा गया था कि कितनी बार भारत ने जीता है, तो ये आपका 5वीं बार भारत ने जीता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5वीं बार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत ने अब तक कब कब जीता है, तो पहला आपका 2000 में जीता है, इसके अलावा 2008 में जीता है, 2012 में जीता है, 2018 में जीता है और आपका 2022 में जीता है। तो भारत टोटल 5 बार आपका खिताब नाम किया है। ठीक है, सबसे अधिक बार आपका भारत नहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है 5 बार। उसके बाद आपका सेकेंड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 बार जीता है, 1988 में, 2000 में और 2010 में, वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा एक प्रश्न और नज़र आ रहे थे, ये भी शायद पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, कि इसका जो मेज़बानी है 2021 अंडर 19, ठीक है, वर्ल्ड कप का मेज़बानी है जो कि कहाँ हुआ था। तो ये प्रश्न अगर पूछा गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका आंसर हम लोग वहीं पर देने का प्रयास है जो कि करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका अंडर 19 एशिया कप आपका हुआ था, जो कि दोस्तों आपका जीता कौन था, तो वो दोस्तों आपका श्रीलंका जीता। अंडर 19 वाला एशिया कप कौन जीता था वो दोस्तों आपका पता नहीं, लेकिन आप पुरुष का जो अंडर 19 2022 में जो आपका एशिया कप हुआ है, ठीक है, वो दोस्तों आपका भारत जो कि हार गया था, वो दोस्तों आपका श्रीलंका जीता था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेन टीम वाला रोहित शर्मा वाला, और उप विजेता आपका पाकिस्तान बना था एशिया कप वाला, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 2000 जो आपका 23 का जो ODI वर्ल्ड कप है फ्रेंड्स, वो दोस्तों आपका कहाँ पर होना है, तो वो दोस्तों आपका भारत में ही होना है। कब होना है, अक्टूबर नवंबर के बीच, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाई हरोबा जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो लाई जो हरोबा जो फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में एक समुदाय रहते हैं, मेती समुदाय। ठीक है, मेती समुदाय के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। मणिपुर में अभी आप लोग देख भी रहेंगे कि हिंसा चल रहा है, ये 2 समुदाय के बीच, एक आपका मेती समुदाय, एक आपका कोकाई में समुदाय है, उन दोनों समुदाय के बीच आपका हिंसा चल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा लाई हरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा एक फेस्टिवल और है लुई नागा नी फेस्टिवल, जो कि आपका नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये भी आपका मणिपुर में मनाया जाता है और ये बीज बोने वाला त्यौहार है, और इस उत्सव को 1988 में राज्य अवकाश घोषित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको पूछा गया था किस संगीतकार जो है जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हम लोग जाकिर हुसैन की बात करेंगे कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका तबला वादक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका तबला वादक हो जाएगा। तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां के पुत्र जाकिर हुसैन खान। ठीक है, तो किसके पुत्र थे, तो आपके अल्लाह खां जो कि तबला वादक ही थे, उन्हीं के पुत्र थे आपके जाकिर हुसैन खान। ठीक है, इसके अलावा उन्हें परक्यूशन के क्षेत्र में संगीत की दुनिया में बड़े पैमानों पर सराहा है। 1988 में दोस्तों इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 2000 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न भी आपके आ सकते हैं कि जाकिर हुसैन को 1988 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, 2002 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। इस प्रकार के प्रश्न जो कि आपके देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न की बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है 1990 में। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंथी जो नृत्य है इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पंथी आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि आपका छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में एक समुदाय रहते हैं, सतनामी समुदाय। ठीक है, जिस प्रकार आपका मणिपुर में कोई मैती समुदाय थे, उस प्रकार छत्तीसगढ़ में एक सतनामी समुदाय है, उन्हीं के द्वारा ये नृत्य जो कि किया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में देखें तो एक आपका सैला नृत्य है, कर्मा नृत्य है, सुआ नृत्य है, सुआ नाचा है, एक आपका गेंडी नृत्य है। तो ये सभी जो नृत्य हैं आपका छत्तीसगढ़ में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो जलमार्ग है फ्रेंड्स, कौन सा जलमार्ग है जो कि आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग से होकर गुजरता है और उत्तरी तमिलनाडु में समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज फ्रेंड्स आपका कुछ और हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका इस तरह था कि विच वाटर रिवर, ठीक है, विच वाटर वेज पासेस थ्रू, ठीक है, विच वाटर वे पासेस थ्रू तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार का कोई आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका बंकिंगम नहर होगा, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है,
इसके अलावा बकिंगम नहर की बात करेंगे तो ये आपका 696 किलोमीटर लंबी ताजे पानी की नेविगेशन नहर है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के काकीनाडा से लेकर तमिलनाडु के विलुपुरम जिले तक दक्षिण भारत के कोरोमंडल तक के समांतर है। यह नहर तट अधिकांश प्राकृतिक बैक वाटर को चेन्नई बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, नहीं होगा तो ऑप्शन में बताइएगा, हम लोग फिर से आपको बताएंगे। अगला है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए में एन वी रमना, ऑप्शन बी में दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी में एस ए बोबड़े, ऑप्शन डी में डी वाई चंद्रचूड़ दिया गया था। तो जिसका जो राइट आंसर है वो आपका डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। ठीक है, हमने आपको बहुत बार बताया था कि भारत के जो 25वें मुख्य न्यायाधीश हैं आपका नवंबर 2022 में, ठीक है, नवंबर 2022 में दोस्तों आपके नए बनाए गए हैं, जो कि आपके डी वाई चंद्रचूड़ को बनाया गया है। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ को बनाया गया है। इससे पहले जो आपका 49 में तो आपके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो दोस्तों आपका यू ललित थे, यानी कि उदय उमेश ललित थे। इसके अलावा 48 जो थे वो आपका एन वी रमना थे। हमने आपको 48, 49 और 50 बहुत बार बता भी चुका है, प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार बताए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी जो नियुक्ति करते हैं और उनको जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे आपके द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू का भी चुनाव आपका 2022 में हुआ है। वो दोस्तों आपका भारत का 15वीं राष्ट्रपति है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उन्हीं ने 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया था। आपको बता चुके हैं कि उदय उमेश ललित उससे पहले थे, तो इससे पहले आपका कौन थे, तो उदय उमेश ललित थे, जो कि 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ एबंडन। ठीक है, एबंडन का जो मीनिंग होता है वो दोस्तों आपका छोड़ देना होता है। तो इसके जो सिनोनिम्स में आपके हो जाएंगे वो दोस्तों आपका रिसाइन हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, वेव हो जाएगा, इल्ड हो जाएगा, डिलिनिक्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है त्यागना, रिसाइन का मतलब होता है त्यागपत्र देना, सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना, वाइव का मतलब होता है माफ़ करना, इल्ड का मतलब होता है झुक जाना। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप लोग उसमें से सही कर लीजिएगा। अगला था आपका व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है राग। ठीक है, तो इसका जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिसहार्मोनी हो जाएगा, कैकोफोनी हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति, डिसहार्मोनी का मतलब होता है असामंजस्य, काफोकी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आपका कलह। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट का मतलब होता है आपका राज्य रेगिस्तान। ठीक है, तो इसका जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा बैरन हो जाएगा, बैरेंस हो जाएगा। इसके अलावा डेजर्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट लैंड हो जाएगा, यानी कि बैरेंस का जो मतलब होता है अनुपजा होता है, बैरेंस का मतलब आपका बंजर होता है। इसके अलावा आपका वेस्टलैंड का मतलब आपका बंजर भूमि होता है, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना होता है, और आपका डेजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान होता ही है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या थे, आज के आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग वो दोस्तों पूछा गया था कि पुराना जो किला है उनका जो निर्माण है किन 2 शासकों ने उसका निर्माण है जो कि कराया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके ऑप्शन में शाहजहां और अकबर दिया गया था, हुमायूं और शेर शाह भी दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया गया था। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी था आपका हुमायूं और आपका अफगान जो शासक था शेर शाह सूरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा पुराना किला की हम लोग बात करेंगे तो पुराना किला जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो दिल्ली का सबसे पुराने किलों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आपका पुराना किला का, तो हुमायूं के शासन के दौरान दीन पनाह शहर का आंतरिक गढ़ था, जिसने 1533 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 5 साल के बाद इसे पूरा किया गया था। इसके बाद आपका सूरीश राज के संस्थापक शेर शाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर शेरगढ़ का नाम इसका रख दिया था, पुराना किला का नाम। फिर दोस्तों आपका पुराना किला का थोड़ा सा इतिहास था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि मुस्लिम जो त्यौहार होता है 12 वफात को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया गया था। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, तो ऑप्शन ए था आपका ईद उल फितर था, ऑप्शन बी क्या दिया गया था, मिलाद उन नबी था, ऑप्शन सी क्या था, तो शब बरात था, ऑप्शन डी क्या था, ईद उल जुहा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मिलाद उन नबी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा वफात की बात करेंगे तो इसे मिलाद उन नबी भी कहा जाता है। ठीक है, यह दिन इस्लाम मजहब का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसी दिन इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसी तारीख को उनका देहांत भी हुआ था। इस कारण ये आपका जो पर्व है आपका मिलाद उन नबी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस्लाम मजहब के
लिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलाद उन नबी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता कि हमारी टीम के द्वारा दोस्तों आपका एक ऑनलाइन क्यूज़ कराया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका प्रयास ऑनलाइन क्यूज़ के नाम से चलेगा। ये क्यूज़ दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम को रखकर कराया जाएगा। इस क्यूज़ में दोस्तों आपको क्या होने वाला है, तो दोस्तों आपका जो जीएस के 25 प्रश्न हैं और आपके इंग्लिश के 25 प्रश्नों का क्यूज़ कराया जाएगा सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। सोमवार से लेकर शनिवार तक रात्रि समय 9 बजे, ठीक है। इसका जो वैलिडिटी की बात है, तो वैलिडिटी आपका सीएचएसएल एग्जाम तक, ठीक है। सीएचएसएल एग्जाम तक अगस्त में होगा, तो अगस्त तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे क्यूज़ के पुनः टीसीएस के नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ये क्यूज आपका 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फी मात्र 49 रुपये रखा गया है। बाकी की जानकारी आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्यूज में बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट को ही शामिल किया जाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट को शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि वही स्टूडेंट आए जो कि अपने आप में ईमानदार होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा स्टूडेंट को भी लेने की कोई भी आपका चेष्टा नहीं है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, लिमिटेड सीट है, जल्दी से जाके जुड़ जाइए। समय बहुत कम है, 1 जुलाई से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपका 2021 का जो 127वां जो संविधान संशोधन आया था, वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन में आपका जनजातीय मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय था, और ऑप्शन 3 था आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और ऑप्शन डी था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कब 2021 में को 137वां संविधान संशोधन 2021, ठीक है, विधेयक को लोकसभा में पेश किया था, ठीक है। तो मंत्री भी याद रखिएगा। इसके अलावा इस विधेयक में क्या था, तो विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करता है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करना इस संविधान संशोधन से संबंधित था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कितने डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे या संशोधित किए गए थे। ऑप्शन में 4 दिया गया था, 5 दिया गया था, 3 दिया गया था और 2 दिया गया था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आपके कौन कौन से 4 जो नीति निर्देशक तत्व थे यानी कि डीपीएसपी थे वो जोड़े गए थे, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। निर्देशक तत्व की मूल सूची में निम्नलिखित 4 तत्व जोड़े गए थे। पहला तो अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना था। इसके अलावा 39 के ए में समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना था। इसके अलावा 43 के ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को करने के लिए कदम उठाना था। इसके अलावा अनुच्छेद 48 ए में रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों एवं वन्य जीव की रक्षा करना था। ये चारों नीति निर्देशक तत्व आपके 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके माध्यम से जुड़े गए थे। इसके बाद दोस्तों आपका इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में आपका 3 शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी बुक खोलते होंगे तो सेकंड पेज पर ही आपका एक प्रस्तावना होता होगा, जिसमें शुरू होता होगा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता वाले देश बनाना चाहते हैं। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यही तीनों शब्द थे जो कि जोड़े गए थे। इसके अलावा इस संशोधन में आपका नागरिकों के लिए एक भाग यानी कि भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस बात को भी आपको है जो कि याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस संविधान को दोस्तों आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे आपका क्या गए थे, संशोधन किए गए थे, इसलिए इस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। और आपका ये जो संविधान संशोधन है ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका आता है कि जो मौलिक कर्तव्य है या नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के ही सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके अलावा ये आपको 1976 में हुआ था, ये आपको मालूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में जो नवरात्रि के दौरान कौन सा त्यौहार है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा आपका गरबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद नवरात्रि की बात करेंगे तो ये जो पर्व होता है 9 दिनों का होता है, नवरात्रि का होता है, नवरात्रों का होता है और आपका 10 दिनों का होता है। पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन अनुष्ठान के बाद पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गरबा हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर आपका संतूर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भजन सुपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित है, तो अगर घराना पूछ दिया जाए तो सूफियाना हो जाएगा। इसके अलावा भजन सुपारी जी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, 2004 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा संतूर वादक से कुछ और प्रमुख व्यक्ति को देखें तो पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारी कुछ प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो अमजद अली खां, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। ठीक है, ये कौन है, तो ये कुछ सरोद वादक हैं। ठीक है, इसके अलावा अनंतलाल, बिस्मिल्ला खां, एस बलेस, अली अहमद, हुसैन खान, रघुनाथ प्रसन्ना कुछ क्या हैं तो सनाई वादक हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खां और अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये क्या हैं, तो ये आपके सितार वादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डकवर्थ लुईस जो नियम है वो आपका किस वर्ष आया था। ऑप्शन में दिया गया था 1996 दिया गया था, 1997 भी दिया गया था, 1998 भी दिया गया था और 1999 दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1997 हो जाएगा। ठीक है, डकवर्थ लुईस जो नियम है आपका 1997 में लाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड के स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने इस नियम को तैयार किया था। ठीक है, इसी के नाम पर आपका फ्रैंक डकवर्थ का नाम डकवर्थ, टोनी लुईस क्या लुईस, तो दोनों मिलाकर आपका डकवर्थ लुईस नियम हो गया। इन दोनों ने ही दिया था, कहाँ के थे, इंग्लैंड के स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इस नियम में होता क्या है, सीमित ओवर क्रिकेट मैचों में जैसे कि 20 ओवर का मैच, 50 ओवर का मैच जब होता है तो मान लीजिए कि जब बारिश आ जाता है तो बारिश के कारण खेल बाधित ना हो यानी कि ड्रॉ ना हो। मान लीजिए कि बारिश आया 5-10 मिनट के बाद रुक गया तो समय तो आपका कटेगा, तो उस समय क्या होता है कि आपका डकवर्थ लुईस नियम लगाया जाता है, जिसके अनुसार एक नया टारगेट दिया जाता है। जो भी बल्लेबाज कर रहा होगा, गेंदबाज कर रहा होगा तो उनको टारगेट दिया जाता है डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से ही। ठीक है, तो ये आपका डकवर्थ लुईस नियम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर अपना 435वां विकेट लेने के साथ अनिल कुंबले के बाद दूसरा सबसे विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। ऑप्शन में रविचंद्र अश्विन, ईशांत शर्मा, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविचंद्र अश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविचंद्र अश्विन की बात करेंगे तो अश्विन भारत के लिए सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 450 विकेट लेने वाले अश्विन दूसरे गेंदबाज हैं, पहले आपके अनिल कुंबले जी ही थे। ठीक है, अश्विन से पहले भारत के लिए अनिल कुंबले यह कारनामा कर चुके हैं। वहीं पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने की बात की जाए तो श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यामिनी कृष्णमूर्ति ने नृत्य से संबंधित, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने नृत्य से संबंधित स्कूल है जो कि कहाँ खोली थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन में नई दिल्ली आपके पास दिया गया था। ठीक है, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उसी से संबंधित आपके कौन हैं, तो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। इनके साथ ही साथ ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी करती हैं। भरतनाट्यम कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है, ये पैशन फॉर डांस। ठीक है, इसके अलावा ये स्कूल खोली थी यामिनी स्कूल ऑफ डांस हौजा खास में, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 2001 में भारत सरकार की कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 1930 में, ठीक है, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यानी कि हु फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। ऑप्शन में ज्योतिबा फुल्ले दिया गया था, BR अम्बेडकर दिया गया था, सरदार पटलम भाई पटेल दिया गया था और महात्मा गांधी दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका भीमराव अम्बेडकर यानी कि अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का आयोजन है जो कि आपका 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या किया गया था,
स्थापना किया गया था। इसके साथ ही साथ 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही साथ 1927 में हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाजों को चुनौती देने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये भी प्रश्न आपके SSC MTS में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 1947 में जब आपका भारत सरकार का पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें आपका ये क्या थे, कानून मंत्री थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो आपके अम्बेडकर जी थे, ठीक है। इसके अलावा अगला देखिए पूछा गया था वर्षा जो ऋतु है, ठीक है, वर्षा ऋतु है जो कि किस महीने में होती है, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया गया था जनवरी टू फरवरी, नवंबर टू दिसंबर, जुलाई टू अगस्त और आपका मार्च टू अप्रैल, ठीक है। ऑप्शन ये आपका दिया गया था, शायद पूछा गया था सावन इन कैलेंडर विच मंथ, ठीक है। तो सावन कहें वर्षा ऋतु कहें, बात आपका बिल्कुल सेम है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जुलाई से अगस्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो जो वर्षा ऋतु है आपका जुलाई से सितंबर तक में आपका देखा जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगस्त था, तो मिलता जुलता ऑप्शन आपको क्लिक करना था, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन यानी कि एक से अधिक या कोई भी नहीं आपका ऑप्शन नहीं था। तो आपका जुलाई टू अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु भारत की ऋतुओं में वर्ष की सबसे अधिक प्रतीक्षित और ऋतुओं में से एक है। पूरे भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत गर्मी के बाद जुलाई से होकर सितंबर तक आपका चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन में नमक, लहसुन, सिरका, हल्दी दिया गया था। चीनी, इमली, केला, सिरका दिया गया था। लहसुन, नींबू का रस, इमली दिया गया था। केला, हल्दी, चीनी, लहसुन दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नमक, लहसुन, सिरका, हल्दी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। खाद्य संरक्षण की विविध तकनीकों हैं, जैसे रसायन में आपका नमक आता है, सिरका आता है, चीनी आता है, तेल आदि का उपयोग करना होता है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट एक परीक्षक है जिसका उपयोग सलाद को सजाने के लिए कार्बोनेट पेय, जाम, जल फलों के रस, अचार, मसालों, फॉरगुड टैपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ व्यापक रूप से किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में डिफेंडर का जो अवार्ड है, बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड है, जो कि किसे दिया गया था। तो आपका जो प्रो कबड्डी सीजन 8 था वो आपका 2021 में हुआ था। उसमें आपका सीजन का जो बेस्ट डिफेंडर था मोहम्मद रेजा चिहाने, ठीक है, मोहम्मद रेजा चिहाने को दिया गया था, जो कि पटना पायरेट्स के थे। उन्हें 15 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा सीजन के बेस्ट रेडर की बात करेंगे तो पवन सरावत थे, जो कि बेंगलुरु बुल्स के थे, उन्हें भी 15 लाख रुपया से पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा सीजन के उभरते खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो आपका मोहित गोयत को दिया गया था, पुनेरी पल्टन के। और सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात करेंगे तो नवीन कुमार को दिया गया था 20 लाख रुपये, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि सीजन 8 का जो उप विजेता था वो कौन था, तो आपका पटना पायरेट्स था, जिन्हें कि 1.80 करोड़ रुपया दिया गया था। विजेता कौन बना था, तो दबंग दिल्ली केसी बना था, जिसे कि 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा PKL सीजन 8 का तो हम लोग बात कर लिए। इसके अलावा PKL सीजन 7 की बात करेंगे तो 2019 में हुआ था, बंगाल वारियर्स विजेता था। PKL सीजन 6 की बात करेंगे तो 18 का तो बेंगलुरु बुल्स था। PKL सीजन 5 की बात करेंगे तो 17 का तो पटना पायरेट्स था। 16 में भी आपका पटना पायरेट्स था। इसके अलावा सीजन 3 का भी आपका पटना पायरेट्स ही था। और सीजन 2 की बात करेंगे तो यू मुंबा था। और सीजन 1 की बात करेंगे तो जयपुर पिंक पैंथर्स था, ठीक है। लेकिन आपका सीजन 2022 में आपका 9th सीजन भी हो चुका है। इसके जो विजेता हैं ये आपका पुनेरी पल्टन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन में आपका द सैटेनिक वर्सेस ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। यह पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था और पैगंबर मोहम्मद के जीवन के हिस्से से प्रेरित था, ठीक है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सलमान रुश्दी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटेनिक वर्सेस हो गया, पोर्टेबल एथियस्ट, 2 ईयर 8 मंथ एंड 28, गोल्डन हाउस सेम, ये सभी पुस्तकें आपकी सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था। भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन की बात करेंगे तो दिया गया था आपका 25 जनवरी 1953, 25 जनवरी सब दिया गया था, लेकिन ऑप्शन आपका 1953, 1951, 1950 और आपका 1952 दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका 25 जनवरी 1950 हो जाएगा। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को ही मनाते हैं। यह निकाय की बात करेंगे तो किसका चुनाव करवाता है, तो लोकसभा का कराता है, राज्यसभा का कराता है और राज्य विधानसभा का कराता है, ठीक है। इसके अलावा देश में जो राष्ट्रपति के चुनाव
होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसका भी संचालन आपका केंद्रीय चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, इसके अलावा जो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होता है ये आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो ये कराता कौन है? तो ये आपका राज्य चुनाव आयोग कराता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा चुनाव है जो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, तो ऑप्शन में पंचायत नगर पालिका आपको दे दिया जाता है। तो वो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि बेरोजगारी जो दर है वो आपका कैसे नापते हैं। ठीक है, बेरोजगारी दर कैसे नापते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन तो इसका नहीं मिल पाया है, फिर भी हम लोग देखें तो बेरोजगारी दर की जो प्रतिशत की गणना है बेरोजगार व्यक्तियों बट्टा कुल श्रम बल इंटू 100 रुपये में की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बेरोजगारी दर मापने का क्या है, तो एक फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो बेरोजगारी दर इक्वल टू बेरोजगारी श्रम बट्टा कुल श्रम व्यक्ति इंटू 100। ठीक है, जो लोग एग्जाम दे करा रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नागार्जुनी। ठीक है, नागार्जुन जो गुफाएं हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन छूट गया था। नागार्जुन गुफाएं हैं मौर्य द्वारा किस धार्मिक संप्रदाय को दिया गया था। ठीक है, मौर्य द्वारा किस धार्मिक संप्रदाय को दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें ये आपका ऑप्शन में दिया गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध दिया गया था, आजीविका दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जैन धर्म दिया गया था और आपका हिंदू धर्म दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आजीविका। ठीक है, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा एक आपका 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला था कि जो आपका पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है। ठीक है, पॉवर्टी इन विच फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो उसमें एक नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। ठीक है, ये भी आपका इसी में दिया गया था। ये चला कब से कब था, तो ये आपका 1974 से 1979 तक आपका चला था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, पुस्तक किसने लिखा है या किसकी आत्मकथा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें ऑप्शन इस प्रकार कर दिए गए थे, सोनिया गांधी, बी नेल्सन मंडेला, सी बेनिजर भुट्टो, डी नवाज शरीफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है आपका नेल्सन मंडेला, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक कृति है जो कि पहली बार कब हुआ था, 1994 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नेल्सन मंडेला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि हरियाणा में जो बना हुआ है रजिया सुल्तान का मकबरा वो दोस्तों किस पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, किस पत्थर से बना हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था, पक्की ईंट दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था, पक्की ईंट दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर था। ठीक है, इसके बारे में रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग बात करें तो रजिया सुल्तान के विषय में आप लोग जानते होंगे, यह आपका मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, जो कि दोस्तों आपका 1236 में आपका गद्दी पर बैठती है। इल्तुतमिश का मृत्यु होता है, या आपका इल्तुतमिश की क्या होती है, तो पुत्री यानी कि बेटी होती है। ठीक है, उसके मृत्यु के बाद 1236 में ये आपका रजिया सुल्तान है जो शासक बनती है। लेकिन क्या होता है, ये आपका 1236 में शासन तो संभालती है, बैठती है, लेकिन इसका जो सौतेला जो भाई होता है बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह के द्वारा दोस्तों कुछ अमीर जो तुर्क सुल्तान होते हैं वो आपके बहराम शाह को शासक मानते हैं, कुछ है जो कि रजिया सुल्तान जी को शासक मानती हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि 1240 तक जाते जाते बहराम शाह और रजिया सुल्तान में दोस्तों आपका युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात आपका 14 अक्टूबर का वो दिन होता है 1240 ईस्वी का, जिस दिन रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु कैसे होता है, तो इस दिन रजिया सुल्तान थी जो कि दोस्तों आपका कैथल में मौजूद थी। कैथल जो कि आपका हरियाणा में है, उसी जगह आपका रजिया सुल्तान का मकबरा है। तो दोनों में युद्ध होता है और आपका रजिया सुल्तान है जो कि मारी जाती है और उनका मृत्यु हो जाता है। तो कुल आपका 1236 से 1240 ईस्वी तक आपका रजिया सुल्तान है जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई थी। ठीक है, फिर वहीं पर उनको दफना दिया जाता है। और ये जो मकबरा है पक्की ईंटों और चूने की गारों से बना होता है। इस मकबरे का निर्माण के दौरान कब्र के पास एक मस्जिद और एक कुआं भी बनाया गया है। और कहा जाता है कि इस मकबरे का जो निर्माण है वो आपका इसके सौतेले भाई बहराम शाह ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आप लोग छाट लीजिएगा, लेकिन 3 ऑप्शन हम आपको बताएंगे जो इन्हीं में से 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। एक ऑप्शन जो आपका ओड होगा, जो कि आपका आंसर होगा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो सतलज नदी हो जाता है, ब्यास हो जाता है, रावी हो जाता है, चिनाब हो जाता है और झेलम हो जाता है। ठीक है, ये सभी जो नदियाँ हैं आपका सिंधु की ही सहायक नदी हैं। इसके बाद आपका सहयोग हो जाएगा, गिलगिट हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास, कुर्रम, टोची, गोमल, बिबोवा और संगर, ये सभी जो नदियाँ हैं आपका सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। तो इनमें से ही आपका 3 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। एक ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कंजर जनजाति के द्वारा फ्रेंड्स कौन सा लोक नृत्य है जो कि किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है कंजर जनजाति के द्वारा। तो आपको बता दें, कंजर जनजाति के द्वारा एक आपका लहंगी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किया जाता है। इसके साथ ही साथ पंजारों और सरिया लोगों का भी नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहंगी नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा परधौनी जो नृत्य है वो आपका विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों के द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाता है। एक है आपका कानरा नृत्य जो कि बुंदेलखंड में धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। एक आपका है गिरदा नृत्य जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा किया जाता है जब क्षेत्र में रबी की फसल है जो कि बोई जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लहंगी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न आपका है कि द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक अमेंडमेंट लाया गया था, वो पूछा गया था कि किस वर्ष लाया गया था। ठीक है, ये अमेंडमेंट है जो कि किरण रिजिजू के द्वारा लाया गया था जो कि उस समय आपके कानून मंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया था अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21 और आपका सितंबर 21। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका नवंबर 21 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 30 नवंबर 2021 को कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा है जो कि आपका पेश किया गया था। ठीक है, तो नवंबर 2021 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन से भारत के लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा है जो कि आपका 26 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपका चलाया गया था। इसके तहत सैकड़ों छात्रों को यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा, स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से वापस भारत लाया गया था। जैसा कि यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में मालूम होगा आपका चल रहा था, अभी तक चल ही रहा है में भी हल्का फुल्का, तो ऑपरेशन गंगा है जो कि आपका चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत कॉलेज प्रिंसिपल हु एल्सो ज्वाइन विथ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद्म भूषण अवार्ड वॉन बाय स्पोर्ट्समैन इन द ईयर 2022। तो आपको मालूम होगा कि ईयर 2022 के लिए आपका जो पद्म पुरस्कार होता है जिसमें आपका पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है, पद्म विभूषण होता है, उसकी घोषणा हो चुकी थी। और खेल के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में कहें स्पोर्ट्समैन को जो पद्म भूषण है एक ही खिलाड़ी को दिया गया था और यह खिलाड़ी था आपका देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया को आपका अवार्ड ये जो कि दिया गया था। देवेंद्र झाझड़िया की हम लोग बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या है तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ओलंपिक रियो जो आपका हुआ था 2016 में, उसमें दोस्तों आपका गोल्ड है जो कि इन्होंने जीता था। ठीक है, साथ ही साथ 2004 के भी पैरा ओलंपिक में भी आपका इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्हें है जो कि आपका पद्म अवार्ड से नवाजा गया है जो कि पद्म अवार्ड आपका पद्म भूषण था। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में पद्म श्री की बात करेंगे तो वो भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है, जैसे कि नीरज चोपड़ा को दिया गया है, सुमित अंतिल को दिया गया है, प्रमोद भगत को दिया गया है, अवनी लखेड़ा को दिया गया है, फैसल अली डार को दिया गया है, शंकर नारायण मेनन चुंडियाल को दिया गया है, ब्रह्मानंद शंखोल लेकर को दिया गया है, वन्ना कटारिया को दिया गया है। तो इन सभी को आपका पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी आप लोग है जो कि याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक कौन है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया था पता नहीं, कुछ कह रहे थे बंगाली नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप लोग को मालूम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे वीणा से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे कि एस बालचंद्रन जी हैं, कृष्ण भागवतार जी हैं, बदरुद्दीन डागर हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रसिद्ध वीणा वादक हैं भारत के। तो इनमें से एक ऑप्शन होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिया गया था। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन हर बार आपका रिपीटेड हो रहा है हर शिफ्ट में, तो आपको साक्षरता दर से संबंधित तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका
5% है, ठीक है। इसके अलावा पुरुषों का 82.14% था जो कि पूछा जा चुका है। लेकिन देश में बात करेंगे तो देश में आपका 74% है जो कि साक्षरता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका केरल में है, सबसे ज़्यादा साक्षरता है। इसके अलावा बात करेंगे तो लक्षद्वीप में है द्वितीय नंबर पर, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम नंबर पर है। इसके बाद आपका क्या है, तो मिजोरम है। लेकिन सबसे नीचे से बात करेंगे तो सबसे नीचे से आपका बिहार का स्थान आता है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। इसके बाद आपका राजस्थान का स्थान आता है। तो इन सभी को आपको याद रखने की जरूरत है। ये सभी प्रश्न जो कि बार बार आपका रिपीटेड हो रहे हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि ग्रामीण और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मनोज कुमार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अप्रैल 1957 में स्थापित हुआ था। अधिनियम 1956 में आया था, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत है, जो कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है जो कि काम करता है। अगला है कि पंकज अडवाणी से संबंधित प्रश्न आया था कि भारत के प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी को पहचानना था, जिसमें से एक ऑप्शन आपका पंकज अडवाणी का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। पंकज अडवाणी के अलावा विल्सन जोन्स है, माइकल फरेरा है, गीता सेठी है, पंकज अडवाणी है। ये सभी आपका भारत के प्रसिद्ध क्या हैं, तो बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। इसके अलावा पंकज अडवाणी की बात करेंगे तो इनको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 2004 में अर्जुन पुरस्कार से, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, 2009 में पद्मश्री से और आपका 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन सभी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो NHRC, ठीक है। NHRC आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, ठीक है। NRC की बात करेंगे तो भारत सरकार का भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो आपका कब हुआ था, 28 सितंबर 1993 को एक आपका अध्यादेश आया था। अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना है जो कि किया गया था, ठीक है। तो 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चालुक्य से पहले दक्षिण भारत में किस राजवंश का शासन था, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से देखें तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की बात करेंगे तो चालुक्य राजवंश से पहले आपका पल्लव वंश का शासन था, ठीक है। तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पल्लव वंश के बाद आपका चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश में भी आपका 3 प्रकार के चालुक्य होते हैं, जैसे कि एक आपका वातापी चालुक्य होते हैं, एक आपका वेंगी चालुक्य, एक आपका कल्याणी चालुक्य, ठीक है। ये 3 चालुक्यों का शासन होता है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रकूट वंश, इसके बाद आपका आता है चोल राजवंश, ठीक है। तो इन सभी को है जो कि आपको याद रखना है। पल्लव राजवंश की बात करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर था, चोल आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आपका राष्ट्रकूट है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखना है। अगला है चालुक्य वंश की बात करेंगे तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा 543 ईस्वी में स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके अलावा पुलकेशिन प्रथम उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार करके आपको क्या करना है, याद रखना है। इसकी आपकी राजधानी थी आपका वादामी, इसका आपका राजधानी था, ठीक है। पहला राजवंश था। इसके अलावा अगला है कि मकरविलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका केरल हो जाएगा। मकरविलक्कू केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, ठीक है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद राज्यों की देखें उड़ीसा में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो एक कलिंग महोत्सव, एक चंदन यात्रा आपके केरल में उड़ीसा मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करेंगे तो उगादि, दशहरा, करगा, उगादि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में आपका पोंगल, थिरुवैयारू महोत्सव और महा महोत्सव, ये सभी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। आप पोंगल इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा अब तक के SSC फेज़ 11 में 8 शिफ्टों में, ठीक है। अभी तक 8 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, पूछे के 200 प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेस्ट 2 के अंतिम बचत सेल का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लास्ट दिन है, आप जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे कम प्राइस में आपको इसका जो वैलिडिटी है, इसका जो मॉक है देखने को मिलेगा। हमारा कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाकर इसका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।